हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओशन एकेडमी में। बिल्कुल। ओके। तो जहां तक हमें मालूम है हम लोगों को कि हम लोगों ने जो है 152 क्वेश्चन कर लिए थे कि सॉरी 151 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। अभी क्या करेंगे हम लोग 152 नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 152 नंबर क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया हुआ है, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया गया है। भू संपर्कित मतलब अर्थिंग तो आप जानते ही हैं ना, कभी देखते होंगे आप कि क्या होता था, ज़मीन में एक स्टील की रॉड, एक लोहे की रॉड गाड़ दी जाती थी, गड्ढा करके लगा दिया जाता था। और जब लोहे की रॉड वहाँ लगाई जाती थी तो वहाँ पर क्या होता था कि उससे फिर जो है एक वायर ले आकर कनेक्ट कर लिया जाता था। उसको क्या बोलते हैं, भू संपर्कित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भू संपर्कित बोलते थे। बिजली का तार ला के कनेक्ट कर दिया जाता है उस स्टील की रॉड से, तो उसको क्या बोलते थे, भू संपर्कित बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, भू संपर्कित बोलते हैं। तो यह जो भू संपर्कण होता है, भू संपर्कित वाली जो, तो इसका क्या कारण है, इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर ध्यान हम लोग देंगे कि इसका क्या कारण है। इसका कारण होता है यह लघुपथन, यह शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। मतलब यदि कभी जो है शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन आ जाए तो धारा जो है वो सीधा क्या हो जाए, भूमि में चली जाए, इसीलिए किया जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहाँ चली जाए, भूमि में चली जाए, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 नंबर सवाल है, विभवांतर का मात्रक है। 53 नंबर सवाल 153 वाले में क्या है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। एम्पियर हमें है आपका करंट का मात्रक है। कूलाम्ब आपका आवेश का मात्रक है। ओम आपका जो है ये ओम ओम आपका किसका मात्रक है, ओम आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है। 154 नंबर सवाल है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना हो जाता है, वो आपका जो होता है वो कितना होता है भैया, वो आपका होता है अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। बिल्कुल, बात समझ में आ रही है। ओके। अगला आपका 135 नंबर सवाल है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ओम आपका सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन 155 का डी, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ा जाए। 156 नंबर सवाल है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। घरों में लगे जो पंखे होते हैं वो किस क्रम में होते हैं, इसमें ध्यान दीजिए। घरों में लगा जो पंखा बल्ब ये सब होता है, ये सब समांतर क्रम में होता है। क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है, कोई एक बल्ब एक सर्किट अगर जो समांतर क्रम कुछ ऐसा बना होता है, किस तरीके से, समांतर क्रम इस तरीके से बना होता है, ये समांतर क्रम होता है। ठीक है, ये समांतर क्रम संयोजन होता है। एक बल्ब यहाँ लगा, दूसरा बल्ब यहाँ लगा, ये समांतर क्रम संयोजन होता है। समांतर क्रम में क्या हुआ, अगर एक सर्किट बाई फॉल्ट आपका ख़त्म हो गया तो आपका दूसरा सर्किट फॉल्ट ख़त्म नहीं होगा, तो आपका दूसरा बल्ब क्या होगा, जलेगा। अगर यही श्रेणी में होता तो एक बल्ब अगर ख़राब होता तो आपका दूसरा बल्ब भी क्या हो जाता, ख़राब हो जाता, वो नहीं जलता। बिल्कुल, बात समझ में आ रहा है। तो कौन सा होगा, समांतर क्रम। अगला क्या होता है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, इसका क्या नियम है। किसी भी चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर यहाँ पे फ्लो होता है ये किसके समानुपाती होता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ये आपका जो समानुपाती होता है ये आपका ओम का नियम है। नियम किसका नियम है, ओम का नियम है। किसी चालक की सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये ओम का नियम है। किसका नियम है, ये ओम का नियम है। बिल्कुल। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ये आपका होता है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। बिल्कुल। अगला दिया है, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो कुल प्रतिरोध कितना होता है। देखिए, जब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो जो कुल प्रतिरोध का फार्मूला होता है आर वन, क्या 1/R इक्विवेलेंट होता है, वो होता है आपका 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 कितना है, 1/3, पहला 3 है, दूसरा कितना है, 6 है। 1/3 और 1/6 जब आप दोनों को जोड़ेंगे
ठीक है। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, लघुत्तम आ जाएगा 6, 3 दूना 6, 1 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ से जब ये जुड़ेगा कितना आएगा, ये आपका 3/6, और कटेगा तो आ जाएगा 1/2, यही तो हो गया 1/r इक्विवेलेंट। इसको आप जब पलट देंगे और जैसे ही आप इसको पलटेंगे तो r इक्विवेलेंट का जो मान आ जाएगा ये आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, तो 2 हो जाएगा, ठीक, 2 ओम। अगला है एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक शुष्क सेल में जो है रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। 161 नंबर सवाल, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कैसा होता है, वो अमोनियम क्लोराइड का विद्युत अपघट्य होता है। बिल्कुल, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। कार बैटरी में जो विद्युत अपघट्य होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और कार विद्युत में कार बैटरी में कितना होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 होता है। 163 नंबर सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि वोल्टीय सेल के आविष्कारक कौन थे। तो जो वोल्टीय सेल है उसके आविष्कारक कौन थे, इसके आविष्कारक थे एलिजांड्रो वोल्टा। तो वोल्टीय सेल के जो आविष्कारक थे कौन हैं, एलिजांड्रो वोल्टा, ठीक है। अगला है शुष्क सेल है। जो आपका शुष्क सेल होता है ये प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल आपका कौन सा सेल होता है, प्राथमिक सेल होता है। बिल्कुल ओके। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे की ऊपर जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोहे के ऊपर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अगला है वैद्युत अपघट्य संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो वैद्युत अपघट्य संबंधी जो नियम है वो फैराडे ने प्रतिपादित किया था। किसने, फैराडे ने प्रतिपादित किया था। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु क्या होने चाहिए। विद्युत फ्यूज में जो इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु हैं वो क्या होने चाहिए, वो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक के होने चाहिए। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक के होने चाहिए। बिल्कुल क्लियर, ओके। क्योंकि अगर हाई का रहेगा तो वो क्या होगा, हाई गलनांक होगा तो क्या होगा, तो विद्युत धारा ठीक से प्रवाहित नहीं हो पाएगी। अगला है आपका 168 नंबर सवाल है। यहाँ पर 168 नंबर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार का पदार्थ किससे बना होता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज में लगाने वाला जो तार होता है वो किससे बना होता है, वो आपका बना होता है टिन और शीशे की मिश्र धातु का। किसका, टिन और शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज में लगाने वाला जो पदार्थ होता है वो टिन और शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। अगला है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। बिल्कुल। अगला दिया हुआ है कि विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में किसका बना होता है। जो विद्युत हीटर होता है उसका एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता वाला एलिमेंट होता है। बिल्कुल। अगला देख लेते हैं, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन एक घंटा जलते हैं, तो यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो कितनी विद्युत ऊर्जा, तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान कितना होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 100 वाट के बल्ब है ना, तो प्रतिदिन जलेंगे तो इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट, तो क्या 1 वाट, देखिए जो विद्युत ऊर्जा होती है किसमें होती है, वाट आवर में होती है। तो वाट आवर, तो यहाँ पर देख लेते हैं 100 वाट है तो 100 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। कितने बल्ब हैं, 10 हैं, कितने घंटे जल रहे हैं, प्रतिदिन कितना जल रहे हैं भैया, प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं। तो
कितना हो जाएगा 1000 वाट घंटा। 1000 वाट घंटा, या हम लिख सकते हैं 1 किलो वाट घंटा। 1000 वाट घंटा, या क्या लिखेंगे 1 किलो वाट घंटा। 1000 वाट घंटा या 1 किलो वाट घंटा। ठीक है, 1 किलो वाट घंटा को हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 यूनिट। तो यहाँ आपका 1 किलो वाट घंटा कहीं है क्या, कहीं है 1 किलो वाट घंटा नहीं है, तो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। जो तड़ित चालक है उसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है, निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें से क्रोमियम जो है अनुचुंबकीय होता है, बाकी सब क्या होते हैं, चुंबकीय होते हैं। ठीक है, कौन अनुचुंबकीय है, क्रोमियम। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है। बाकी देखिए, इसमें से कौन आपका प्रतिचुंबकीय है। जो प्रतिचुंबकीय है इसमें से आपका बिस्मथ जो होता है ये आपका प्रतिचुंबकीय होते हैं। ठीक, एक पैरामैग्नेटिक होता है, क्या होता है, डायमैग्नेटिक। तो बिस्मथ आपका प्रतिचुंबकीय होता है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। किसके द्वारा अवलोकित किया गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये ऑरस्टेड के द्वारा। किसके द्वारा, ऑरस्टेड के द्वारा अवलोकित किया गया। अवलोकित मतलब अवलोकन करना, देखा गया। ठीक है, अगला है आपके पास कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है ये जनित्र को बनाने में उपयोग होता है। किसको, जनित्र बनाने में उपयोग किया जाता है। ओके, अगला सवाल है विद्युत मोटर क्या लिया हुआ है, लिखा हुआ है विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। किस सिद्धांत के अनुसार विद्युत मोटर कार्य करती हैं, फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती हैं। किसके अनुसार, फैराडे के अनुसार। आपकी उंगली होती है कि नहीं, तो उंगली आपका ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका अंगूठा होता है। ये जो अंगूठा ऊपर है ये विद्युत धारा की दिशा शो करता है। ठीक है, विद्युत बल की दिशा शो करता है, और बाकी ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा शो करता है ये आपका उंगली। तो यह तो क्या, कौन सा नियम है ये, फैराडे का नियम है। कौन सा है ये, फैराडे का नियम है। बात समझ में आ रहा है। अगला है ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर क्या है इसके बारे में ध्यान दीजिए। जो ट्रांसफार्मर होता है ये एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। क्या, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है लेंज का नियम निम्नलिखित में किसके लिए आवश्यक है। लेंज का नियम किसके लिए दिया गया, ऊर्जा संरक्षण के लिए लेंज का नियम दिया गया। किसके लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए। परमाणु नाभिक में, अगला सवाल है कि परमाणु नाभिक में होते हैं। परमाणु नाभिक, देखिए परमाणु का नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं। तो परमाणु नाभिक में कौन कौन होता है, परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। 180 का ए, कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन की खोज कौन होती है, देखिए आप लिखिए ईटा पगनाचे। ठीक है, ईटा मतलब इलेक्ट्रॉन का टॉमसन ने खोजा था, पग प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन का चैडविक ने। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का पूछा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। 181 का सी, बिल्कुल। अगला है परमाणु क्रमांक, जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, ये क्या होता है। परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉनों की संख्या पर को निर्भर करता है। तो क्या है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। बी वाला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों साइंस का आज आपका 182 क्वेश्चन के करीब हो गया है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर ना देखा हो तो आप उसको देख करके रिवीजन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आज तक किसी वीडियो ने आपको इस तरीके से बना करके नहीं दिया होगा। ये तो रत्नेश सर की कृपा है जो कि आपको ये वीडियो मिल रहा है। ठीक है,
तो आप जो है उन्होंने मुझे इस चैनल पर आने का अवसर दिया, तो जिस तरीके से, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे आके पढ़ा रहा हूँ। ओके, आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।